हम बात कर रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ एक हिस्ट्री का पार्ट दोहराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम एक 13 साल की लड़की के दिमाग को समझना चाहते हैं जिसने 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के उस भयंकर दौर में अपनी रचनात्मकता और अपने हास्य को अपने बचाव का सबसे बड़ा हथियार बनाया। और उसकी कहानी एक ऐसी ही अकेलेपन से शुरू होती है जहाँ आसपास लोग तो हैं पर कोई सच्चा दोस्त नहीं है। एक 13 साल की टीनेजर के दिमाग के लिए ये स्थिति बहुत घुटन भरी हो सकती है। सही कहा। उस उम्र में दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल रहा होता है। अंदर ढेर सारी उलझनें होती हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान, एक सेफ स्पेस होना बहुत जरूरी है। और जब वो सेफ स्पेस नहीं मिलता तो दिमाग किसी न किसी तरह अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, राइट? एन ने अपनी डायरी में एक बहुत ही मशहूर लाइन लिखी है कि कागज में इंसानों से ज्यादा धैर्य होता है, यानी पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। क्या कमाल की लाइन है। ये उसकी मानसिकता को बिल्कुल साफ कर देती है ना? इंसान बात काटते हैं, टोकते हैं, जज करते हैं, पर कागज सिर्फ सुनता है। उसके आसपास जो 30 लोग थे, उनके साथ वो सिर्फ आम बातें, साधारण बातें ही कर पाती थी। वो कभी दोस्तों के उतना करीब नहीं आ पाती थी कि अपनी एकदम निजी भावनाएं शेयर कर सकें। और इसलिए उसने इसका एक थोड़ा अजीब पर इफेक्टिव समाधान निकाला। उसने खाली पन्नों की डायरी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया। हाँ, और उसको नाम भी दिया, किटी। पर थोड़ा रुकते हैं यहाँ, तो चलिए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। क्या ये सच में एक हेल्दी तरीका था? आपका मतलब है एक निर्जीव चीज से बात करना? हाँ, मेरा मतलब है एक 13 साल की बच्ची एक कॉपी को इंसान मानकर उससे बातें कर रही है। क्या ये सिर्फ एक टीनेजर की ओवर एक्टिव इमेजिनेशन नहीं लगती? ये थोड़ा अजीब लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में से एक का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक बच्ची को लगता था कि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। देखिए, इसे सिर्फ एक ओवर एक्टिव इमेजिनेशन या बच्चों जैसा नखरा कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये एक्चुअली एक बेहद असरदार कोपिंग मैकेनिज्म था। हमें ध्यान रखना होगा कि ये उस वक्त हो रहा था जब बाहर की दुनिया में यहूदी लोगों के खिलाफ आतंक शुरू हो चुका था। ओह राइट, 1942 का वक्त था। डर और अनिश्चितता तो बहुत होगी। बिल्कुल। एक निर्जीव डायरी को नाम देकर और उसे एक जीते जागते दोस्त की तरह मानकर एन ने अपने दिमाग को एक मनोवैज्ञानिक आश्रय दिया। जब कोई सिर्फ खाली पन्ने पर लिखता है तो वो एक रिकॉर्ड होता है, एक डेटा की तरह। पर जब आप उससे किटी बुलाते हैं तो बात बदल जाती है। एग्जैक्टली। जब उस पन्ने को किटी कहकर बुलाया जाता है तो दिमाग उस प्रोसेस को एक दो तरफा बातचीत की तरह प्रोसेस करता है। इसको एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी किसी निर्जीव चीज को इंसानी रूप देना। वो उस डायरी की दुनिया में पूरी तरह स्वतंत्र और सुरक्षित थी। लेकिन जाहिर है एक 13 साल की बच्ची हमेशा अपने कमरे में तो बंद नहीं रह सकती ना। बाहर की दुनिया में, खासकर स्कूल में, उस स्वतंत्रता का सीधा टकराव अथॉरिटी से होना ही था। अब इस स्कूल की दुनिया पर आते हैं जहां उसकी बातूनी आदत एक बड़ी समस्या बन गई थी। हाँ, स्कूल की नाइफ और उसके मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग का किस्सा। डायरी में उसने उनका काफी जिक्र किया है। एन स्वभाव से बहुत बातूनी थी। उसे दोस्तों के साथ क्लास में बोलना, हंसना बहुत पसंद था। और मिस्टर कीजिंग एक पुराने ख्यालात वाले बहुत ही सख्त टीचर थे जो उसकी इस आदत से हमेशा परेशान रहते थे। एक स्ट्रिक्ट मैथ्स टीचर और एक ऊर्जा से भरी बातूनी लड़की के बीच का टकराव होना तो बिल्कुल तय था। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां शांति और पूरे फोकस की जरूरत होती है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का अनुशासन कैसा होना चाहिए, और जब टकराव हो तो दोनों पक्ष क्या रास्ता चुनते हैं। आमतौर पर तो टीचर्स बच्चे को क्लास के बाहर निकाल देते हैं या सजा देते हैं कि मैं क्लास में बात नहीं करूंगी, ये लाइन 100 बार लिखो। सही कहा। पर मिस्टर कीसिंग ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने सजा के तौर पर एन को एक एस्से लिखने को कहा, और उस एस्से का विषय था अ चैटर बॉक्स, यानी एक बातूनी। जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो ये सज़ा अपने आप में थोड़ी अजीब लगती है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बच्चे को शांति भंग करने पर डिटेंशन में भेजा जाए और वहाँ उसे दिमागी कसरत, मतलब इंटेलेक्चुअल चैलेंज करवाई जाए। हाँ, एक तरह से ये इंटेलेक्चुअल सजा ही थी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा इन मिस्टर कीसिंग का बचाव करना चाहूँगी। एक टीचर के रूप में उन्हें क्लास में अनुशासन तो चाहिए ही था ना। अगर एक बच्ची लगातार बात कर रही है तो बाकी बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सजा देना तो उनका फर्ज बनता था। बिल्कुल, मिस्टर कीसिंग अपनी जगह ठीक थे। क्लास का माहौल खराब होने से रोकना उनकी जिम्मेदारी थी। पर उन्होंने जो सजा चुनी वो दिखाती है कि वो एन के दिमाग को चुनौती देना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो सिर्फ चुप ना हो
बल्कि अपनी उस आदत पर थोड़ा विश्लेषण करे। पर मजा तो तब आता है जब हम देखते हैं कि एन ने उस सजा पर रिएक्ट कैसे किया। उसने एक रोते हुए बच्चे की तरह सिर्फ माफी नहीं मांगी, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने इस एस्से को एक अवसर की तरह लिया, एक मौके की तरह। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ पन्ने भरने के लिए नहीं लिखेगी, बल्कि ऐसे मजबूत तर्क यानी लॉजिक पेश करेगी जो उसकी बात करने की आदत को जस्टिफाई कर सकें। और उसके लॉजिक वाकई लाजवाब थे। उसने उस एस्से में बहुत ही रचनात्मक तरीके से लिखा कि वो कोशिश करेगी कि अपनी इस आदत को कंट्रोल करे, लेकिन ये पूरी तरह से छूट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बात करना तो एक विद्यार्थी की आदत है। हाँ, एक स्टूडेंट का फंडामेंटल ट्रेट है ये। उसने बड़ी चतुराई से पॉइंट आउट किया। पर इससे भी बड़ा और मजेदार लॉजिक जो मुझे लगा वो ये था कि उसने कहा उसे ये आदत अपनी माँ से आनुवांशिक रूप से मिली है, जेनेटिकली। हाँ, वो जेनेटिक्स वाला आर्गुमेंट बहुत मजेदार था। उसने लिखा कि उसकी माँ भी बिल्कुल उतनी ही बातूनी है। तो उसने इफेक्टिवली कहा जब डीएनए में ही एक चैटर बॉक्स होना लिखा है तो एक बच्ची भला क्या कर सकती है। ये लॉजिक दिया उसने। एन की समझदारी और उसकी हाजिर जवाबी यहीं पर सबसे ज्यादा चमकती है। देखिए, वो एक गुस्से वाले टीचर से डरती नहीं है। वो उनके बनाए नियम के अंदर रहते हुए उन्हीं के दिए गए टास्क को अपनी ताकत बना लेती है। एकदम सही। मेरे जीन्स ही ऐसे हैं, ये कहकर उसने एक हल्के पुल्के अंदाज में अपने टीचर को एक तरह से निशस्त्र कर दिया। एक 13 साल की बच्ची के लिए अपनी गलती का इस तरह से ह्यूमर के साथ बचाव करना एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास दिखाता है। लेकिन जैसा कि हमेशा अथॉरिटी के साथ होता है, टकराव इतनी आसानी से खत्म नहीं होता ना। जब पहला ऐसे पढ़ा गया तो मिस्टर केसिंग को भी उस पर बहुत हंसी आई। उन्हें लगा होगा बच्ची ने मेहनत की है। पर दूसरे ही दिन क्लास में एन फिर अपनी आदत के मुताबिक शुरू हो गई। वही पुरानी आदत। तो इस बार मिस्टर कीसिंग ने दूसरी सजा दी, और इस बार ऐसे का विषय थोड़ा और स्ट्रिक्ट था। ऑन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी एक ऐसी बातूनी जिसे कभी सुधारा ना जा सके। जब अथॉरिटी पहली बार रियायत करती है और वो तरीका काम नहीं आता तो अगला कदम और ज्यादा सख्त हो ही जाता है। ये इनकॉरिजिबल लेबल लगाना एक तरह से उस बच्ची के कॉन्फिडेंस पर चोट करने की कोशिश थी ना। बिल्कुल। टीचर चिढ़ चुके थे, उनके बर्दाश्त खत्म हो रही थी, और वो दिखाना चाहते थे कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पर एन ने इस दूसरे ऐसे में भी बिल्कुल हार नहीं मानी। उसने इसको भी लिख डाला और उसके बाद 2 क्लासेस तक शांति रही। पर तीसरे लेसन में फिर वही कहानी। इस बार मिस्टर कीसिंग सच में गुस्से में थे। अब तो उनका ईगो भी हर्ट हो रहा होगा। एग्जैक्टली। उन्होंने पूरी क्लास के सामने तीसरी सजा सुनाई और उस सजा का टाइटल बड़ा ही चुभने वाला था। उन्होंने कहा, एन फ्रैंक, सजा के तौर पर अब तुम इस विषय पर ऐसे लिखोगी। क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। अब यहां आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। वाकई इस तीसरे टॉपिक का मकसद पूरी तरह से बदला हुआ था। ये अब सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं बची थी, ये पूरी क्लास के सामने पब्लिक शेमिंग का एक तरीका था। टीचर एक तरह से ये कह रहे थे कि तुम्हारी आवाज का कोई अर्थ नहीं है, तुम सिर्फ एक बतख की तरह क्वैक क्वैक करती रहती हो। बहुत अपमानजनक था ये। जब पूरी क्लास इस बात पर हंसने लगी होगी तो किसी भी आम बच्ची के लिए ये शर्मिंदा होने वाला पल हो सकता था। किसी का भी आत्मविश्वास टूट जाता वहां। और इस पल में एन का जो रिएक्शन था वो सबसे जरूरी है। उसने खुद लिखा है कि उसके पास चैटर बॉक्स विषय पर अपने सारे आइडियाज खत्म हो चुके थे। हाँ, 3 बार एक ही चीज पर क्या ये लिखती। वही ना, पर उसे लगा कि इस बार कुछ बिल्कुल नया और मजबूत करना पड़ेगा। अपना मजाक बनने देने या रोने के बजाय उसने इस मजाक को वापस टीचर की तरफ मोड़ने की ठान ली। उसने अपने एक दोस्त सैने की मदद ली जिसे कविता लिखने का शौक था, और उसने एक पूरी कविता लिख डाली। और वो कविता किसी साधारण बत्तख पर नहीं थी, उसमें एक बहुत ही डार्क कॉमेडी छिपी थी। हाँ, उस कविता की कहानी सच में हैरान करने वाली थी। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक मदर डक होती है और एक फादर स्वान यानी एक हंस, और उनके 3 बच्चे होते हैं। उन बच्चों को उनके पिता ने पीट पीट कर मार डाला। ओह वाओ, बच्चों को मार डाला सिर्फ कविता में? हाँ, कविता में। और उसके पीछे का कारण क्या था? सिर्फ इतना कि वो बच्चे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। ये तो सच में बहुत ही डार्क और थोड़ा खतरनाक सटायर था। सोचिए, एक स्ट्रिक्ट टीचर को सीधे तौर पर एक ऐसे हंस के रूप में दिखाना जो बात करने पर अपने ही बच्चों को गुस्से में मार देता है। ये उस बच्चे की तरफ से बहुत बड़ा रिस्क नहीं था? बहुत बड़ा रिस्क था। अगर मिस्टर कीसिंग इसको गलत तरीके से ले लेते या उनका ईगो और ज्यादा हर्ट हो जाता तो वो गुस्से में उसे स्कूल से भी निकलवा सकते थे या कोई बहुत भारी सजा दे सकते थे। पर यहाँ ना हास्य और सटायर ने अपना असली जादू दिखाया। वो कैसे? देखिए, हास्य किस तरह कॉग्निटिवली काम करता है ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है। जब कोई इंसान गुस्से में होता है ना, या अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहता है, तो उसका दिमाग एक रिजिड और सख्त स्टेट में होता है। एकदम टाइट।
पर जब उसके सामने कोई ऐसी मजाकिया लेकिन लॉजिकल बात आती है जो उसकी समझ को चुनौती दे और उसे हंसने पर मजबूर कर दे, तो दिमाग की वो रिजिडिटी टूट जाती है। मिस्टर कीसिंग उस कविता में छिपे हुए व्यंग को तुरंत समझ गए। उन्हें फाइनली एहसास हो गया कि बात करने की सजा कितनी अजीब होती जा रही थी। बिल्कुल। उन्होंने ना सिर्फ उस कविता को एन की क्लास में पढ़ा, बल्कि आगे चलकर अपनी दूसरी क्लासेस में भी अपना खुद का कमेंट जोड़कर वो कविता सुनाई। एक मशहूर कहावत है कि किसी भी इंसान पर बहुत देर तक गुस्सा नहीं किया जा सकता अगर वो इंसान सच में आपको हंसा दे। मिस्टर कीसिंग के साथ एग्जैक्टली यही हुआ मेरी समझ में। हास्य ने एक इक्वलाइजर का काम किया दोनों के बीच। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। ये किस्सा दिखाता है कि गुस्सा लगातार सजा देने से खत्म नहीं होता, बल्कि जब कोई सामने वाले के पर्सपेक्टिव को, उसके नजरिए को समझ लेता है, तब हालात बदलते हैं। हास्य ने मिस्टर कीसिंग को यह दिखा दिया कि एन कोई बदतमीज स्टूडेंट नहीं है जो बस परेशान करना चाहती है। वो बस ऊर्जा और क्रिएटिविटी से भरी हुई बच्ची है। हाँ, और इस पूरे टकराव का नतीजा ये हुआ कि उनका बर्ताव पूरी तरह बदल गया। उन्होंने एन को क्लास में बात करने की इजाजत दे दी, उसे सजा मिलना बंद हो गई, और सबसे मजेदार बात यह थी कि खुद मिस्टर कीसिंग भी क्लास में मजाक करने लगे। वाओ, ये सच में एक बेहतरीन कहानी है कि कैसे एक छोटी सी बतख की कविता ने पूरा माहौल ही बदल दिया। हम एक बच्ची के हंसी मजाक की बात कर रहे हैं, पर याद रहे उस क्लासरूम के बाहर दुनिया आग में जल रही थी। सही याद दिलाया आपने। ये 1942 की शुरुआत का वक्त था। अगले ही महीने एन फ्रैंक और उसका पूरा परिवार छिपने वाला था उस सीक्रेट एनेक्स में, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल डर के साये में बिताए। तो एक ऐसे भयानक डर और आतंक के बीच ऐसी डायरी लिखना और उसमें इन छोटे छोटे किस्सों को इतनी जिंदादिली से कैद करना, ये क्या मायने रखता है? ये छोटा सा किस्सा हमें एन की लचीलेपन यानी उसकी मेंटल रेजिलियंस का सबसे बड़ा सबूत देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि रेजिलियंस का मतलब बस सब कुछ चुपचाप सह लेना है। वही ना, दुनिया कहती है कि हालात से मार खाकर फिर से खड़े हो जाना रेजिलियंस है। इस डायरी को पढ़ने के बाद एक और बहुत ही अजीब और दिलचस्प सवाल उठता है मेरे दिमाग में। वो क्या? देखिए, इस डायरी ने युद्ध के दौरान यहूदी लोगों के संघर्ष और उस भयानक दर्द को तो पूरी दुनिया के सामने हमेशा के लिए अमर कर ही दिया। पर जरा इसके दूसरे पहलू पर गौर कीजिए। इस एक डायरी की वजह से मिस्टर कीसिंग जैसे एक बिल्कुल आम मैथ्स टीचर का नाम भी इतिहास में हमेशा के लिए जिंदा हो गया। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। है ना? दुनिया भर के स्कूल्स में आज भी उनके ऐसे के टॉपिक्स पर बातचीत होती है। उनके गुस्से को याद किया जाता है। ये इस बात का एहसास दिलाता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कितने आम टकराव और हमारे आसपास के कितने ही आम लोग शायद इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी एक इंसान ने उन्हें ध्यान से देखा और एक खाली पन्ने पर उतारने का फैसला किया। बिल्कुल। दुनिया की इतनी बड़ी भीड़ में अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए चली गई एक कलम कैसे वक्त को हमेशा के लिए कैद कर देती है, ये खुद से पूछने के लिए वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है।